हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की कुछ डेफिनेशन है उसके बारे में जो होता है वो डिस्कस करेंगे। बेसिक डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेस अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी भी मटेरियल पर जो होता है जब फोर्स लगाया जाए तो वह जो होता है वो कहता है रेजिस्टेंस करे उसका, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रेस कहलाएगा। स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसको अपन सिग्मा इज इक्वल टू होता है आपका P अपॉन ए, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन में रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। जब किसी भी मटेरियल पे लोड लगाया जाए तो उसकी लेंथ जो होती है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी डायमेंशन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो जो डायमेंशन चेंज हुई है और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रेन जो होगा वो कहलाएगा। ठीक है, और स्ट्रेन की कोई भी यूनिट जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है, फिर आती है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में देखें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। मतलब अगर आपने किसी मटेरियल पे लोड लगाया है, ठीक है, और लोड लगाने के बाद उस लोड को आपने हटा दिया, तो लोड को हटाने के बाद वापस मटेरियल अपनी पहले वाली कंडीशन में अगर आ जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट जो होगा वो कहेंगे। ठीक है, फिर आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में अगर हम देखें, विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के अंदर यदि स्ट्रेस आपका स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है तो वो क्या कहलाएगा? आपका हुक्स लॉ कहलाएगा। अब अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि स्ट्रेस जो होता है वो क्या है? आपका सिग्मा है, और स्ट्रेन हमारे पास जो होता है वो क्या है? आपका ई जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन की यदि हम बात करते हैं तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई। सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई में सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए अगर कोई भी प्रोपोर्शनल हटता है तो उसमें क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट आएगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल ई हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कैपिटल ई जब हुआ तो सिग्मा इज इक्वल टू तो आपके पास कितना है? P अपॉन ए है, P अपॉन ए लिख दिया। फिर कैपिटल ई डेल्टा एल बाय एल जो हो गया वो आपके पास ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल ई इज इक्वल टू, अगर उसको अब हम क्लासिफाइड करें तो पी एल अपॉन ए डेल्टा एल हो जाएगा। P हमारे पास लोड हो गया, L लेंथ आ गई, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, और ए जो हो गया वो क्या हो गया? एरिया आ गया। अब यहाँ पर हम देखें कांस्टेंट निकल के आता है हमारे पास कि ई जो होता है वो क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई इज इक्वल टू कितना होगा? 2 × 10⁵ जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशन जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब हम यहाँ पर इलास्टिक कांस्टेंट और उसके रिलेशन के बारे में देखेंगे कि सोम में कितने इलास्टिक कांस्टेंट जो हो गए वो यूज हो गए और उनका रिलेशन क्या होगा। फर्स्ट हम देखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को जनरली हम ई से डिनोट करते हैं। ई इज इक्वल टू आपके पास हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को सी से भी डिनोट किया जाता है, एन से भी डिनोट किया जाता है और जी से भी डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। इसमें और इसमें यही फर्क है कि इसमें सिर्फ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आएगा। अब वो स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस भी हो सकती है और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकती है। यहाँ पर आपके पास जो होगा वो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन जो होगा वो आएगा। पॉइजन रेशियो को आप म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, 1/m से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर उसके बाद आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करेंगे। के का फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब उसके बाद इसके रिलेशन की बात करें तो पहला रिलेशन आएगा E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। फिर आएगा E इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू। फिर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 3K - 2G अपॉन 6K + 2G। और लास्ट आ जाएगा E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K + G जो होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से ये इलास्टिक कांस्टेंट हो जाएंगे 4 और फिर उसके रिलेशन हो जाएगी। ठीक है, आप इतना उतार लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो क्या आता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में जो होता है वो हम समझें। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यदि हम देखें कि अपर यील्ड पॉइंट अपन ने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो होता है बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 0 से a तक जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन
और हुक्स लॉ जो अभी हमने पढ़ा था, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो हुक्स लॉ जो होता है वो आपका कहाँ तक वैलिड होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक आपका जो होता है वो कहता है हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई लोड हटाने पर जो होता है वो कहता है वापस जो होता है वो पहले वाली कंडीशन में आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। फिर उसके बाद होता है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट दो तरह के जो होता है वो होते हैं, एक होगा आपका अपर यील्ड पॉइंट और एक होगा आपका लोअर यील्ड पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो अपर यील्ड पॉइंट में जो होगा वो क्या होगा कि भाई मिनिमम स्ट्रेस पर ही मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो होता है वो होने लग जाए। मिनिमम स्ट्रेस पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होने पर उसको जो होता है वो क्या कहा जाता है, यील्ड पॉइंट जो होता है वो कहा जाता है। अब अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट, जिस पॉइंट से जो होता है वो कहता है डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है तो उसको तो क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। और जहां तक वो चलता है डिफॉर्मेशन जो होता है, जहां तक कैरी करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर यील्ड पॉइंट बोलेंगे। फिर उसके बाद आगे आता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन का मतलब ये होता है कि आपको स्ट्रेन को डेवलप करने के लिए स्ट्रेस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज जो होगा वो करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। फिर नेकिंग रीजन और फ्रैक्चर। नेकिंग रीजन का मतलब ये है कि वह टूटने वाली कंडीशन पे, माइल्ड स्टील का वायर जो होगा आपका वो क्या होगा, टूटने वाली कंडीशन पर जो होता है वो आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेकिंग रीजन। और लास्ट में फ्रैक्चर का मतलब जो होता है वो कहता है आपका लास्ट में वो टूट जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो होता है वो कहता है जो डेफिनेशन थोड़ी बहुत यूज़ होती है उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब जो होता है वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया। जितना भी मैक्सिमम लोड जो होगा वो आएगा अपन क्या कर देंगे, उसमें एरिया कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेस जो होगा वो कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा रप्चर स्ट्रेस। रप्चर स्ट्रेस का मतलब होगा लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन एरिया जो होगा वो हो जाएगा, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन एरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस में आपके पास हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वर्किंग स्ट्रेस जो होगा वो क्या आएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फिर उसके बाद आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस जो होगा वो हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ, इलास्टिक लिमिट और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो माइल्ड स्टील के लिए बनता है वो, और इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में जो होता है वो स्टडी की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलोंगेशन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलोंगेशन इन द बार, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में जो होगा वो डिस्कस करेंगे। तब हमारा पास जो होगा वो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।